इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हम लोग हेलोएरिन लेंगे, जैसे ये हेलोएरिन लिए, यहाँ क्लोरीन है, ये हुआ ऑर्थो पोजीशन, ये हुआ ऑर्थो पोजीशन और ये हुआ पैरा पोजीशन। ठीक है, इस ऑर्थो पर और ये पैरा पर अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें से कोई भी रहेगा, ठीक है, डे बिफोर स्टरडे हम लोग डिस्कस ही किए हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होता है ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के चलते होता है ना। तो जहाँ और ऑर्थो पर ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, और ये ग्रुप वहीं पर जाता है। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है अपने तरफ, खींचता है, मतलब वो विड्रॉ करता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बेनियन बोलते हैं ना, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बेनियन। तो कार्बेनियन जो बेंजीन रिंग में डेवलप हुआ वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। क्यों स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता है। नेगेटिव चार्ज एक जगह नहीं रहता है, वहाँ से उठ के ऑर्थो से पारा पर, फिर पारा से ऑर्थो पर, 3 जगह घूमते रहता है ना। तो डिस्पर 3 जगह बट गया, तो एक जगह नहीं रहा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो डिस्पर्सल हो गया, 3 जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला गया, तो तीनों जगह बट गया वो थोड़ा थोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ गया डिस्पर्सल के चलते, और जिसके चलते बेंजीन रिंग क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ज़्यादा एक्टिव हो गया। इसीलिए जो है ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टुवर्ड्स द एराइल हैलाइड, टुवर्ड्स द एराइल हैलाइड लिखे हैं इसमें, हाँ लिखा, टुवर्ड्स द एराइल हैलाइड ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, आया बस समझ में। और जब इसका हम उल्टा बात करेंगे तो उसमें जो है घट जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इस बार हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप की जगह हम लोग ले लेंगे रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है घट जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन कौन लेंगे, जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे NH2 हो गया, OH ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, ठीक है, एंड अल्काइल, ये सारा ग्रुप अगर आ गया तो सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बढ़ा दे, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और क्या करेगा, ये बढ़ा देगा ना, और तो विड्रॉ नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा और डीस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, कॉन्सनट्रेट कर देगा नेगेटिव चार्ज को, तो विड्रॉ नहीं होगा, ये क्या करेगा और रिलीज करेगा, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड destabilizes the carbanion in benzene ring due to the increase। ठीक है, डिक्रीज होगा, इंक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ डिस्पर्सल नहीं होगा, कॉन्संट्रेशन होगा,
ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। तो जब डीएक्टिवेट हो जाएगा फाइनली, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरा बताए थे कि अगर मेटा पोजीशन पे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कुछ भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तो इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है। वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन रहता है पुराना ही। इसलिए मेटा पोजीशन पर अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दो, उससे उसके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। जब हम लोग रेजोनेंस लिखे थे तो उसमें मेटा पोजीशन पर दिखाए थे, ना तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ ना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता। लेकिन मेटा पोजीशन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ ना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है वहाँ पर और ना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। वो जो है इनइफेक्टिव है, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है या डीस्टेबलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो जब डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज हो ही नहीं रहा है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो भी रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है। यानी जैसे हेलोअरीन अकेले है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे मोनो हेलोअरीन है, ये हेलोअरीन है ना, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं है। इस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वही रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें मेटा पोजीशन। अभी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसके ऊपर, नहीं है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व कर लेंगे। अब मेटा पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये मेटा और ये मेटा। ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देंगे, एक बार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देंगे और फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे। देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितना विदाउट सब्स्टिट्यूशन जितना था उतना ही सब्स्टिट्यूशन के बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता। पूछेगा रीज़न क्या है, रीज़न उसका वही है कि जब इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो मेटा पोजीशन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ना ही लोन पेयर आता है वहाँ और ना ही लोन पेयर वहाँ से हटता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना का उतना ही बना रहता है, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, जिसके कारण मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन से इसके रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गया है? तो वो एक क्वेश्चन हो गया, सब्स्टिट्यूशन एट मेटा पोजीशन in aryl halide does not change rate of reaction। ठीक है, towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आया बात समझ में? तो मेटा पोजीशन पर किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
अब ये जो है रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड towards nucleophilic substitution follow the order। ठीक है, ये लगता है पहले हम बताए हैं। एराइल आयोडाइड, ठीक है, उसके बाद है एराइल ब्रोमाइड, ठीक है, उसके बाद एराइल क्लोराइड, और सबसे लास्ट में है एराइल फ्लोराइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एराइल आयोडाइड। AR का मतलब बेंजीन रिंग देना है। AR वहाँ लिखा है ना, उसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग। अब क्या है, सब में तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सेम रहेगा, है ना, सब में तो सेम रहेगा। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंस है हेलोजन ग्रुप का। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, हेलोजन ग्रुप का। तो सबसे जल्दी बॉन्ड यही टूटेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज जो आयोडीन का होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, क्योंकि सब में तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ही, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो आपस में ही कंपैरिजन करना है। अल्काइल हैलाइड से तो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा एराइल हैलाइड ही है ना। तो सब में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सब में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, और सेम काइंड ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो वो सबसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सेम है। तो डिफरेंट जो रहेगा उसी से इसका रिएक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, हेलोजन ग्रुप डिफरेंट है। ये जो आयोडीन का जो एटॉमिक साइज, मॉलिक्यूलर साइज सबसे ज़्यादा होता है अपने हेलोजन ग्रुप में, और फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होता है। तो फ्लोरीन चूँकि सबसे छोटा साइज है, तो ये जो कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड है सबसे छोटा ये बनेगा, सबसे छोटा बनेगा, सबसे मजबूत बॉन्ड बनेगा, तो तोड़ना मुश्किल होगा। समझ गया कि नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो है सबसे बड़ा बनेगा, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है। तो बॉन्ड बढ़ा गया, जो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो जब बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो बॉन्ड जल्दी टूटता है, उस का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। बॉन्ड लेंथ कम होगा तो उस बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा तो जल्दी टूटेगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम इसका होगा। आई बात समझ में, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका होगा, और बाकी बीच में उसी तरह ऑर्डर में कम होता जाएगा। समझ में आया है। तो इस तरीके से यही ऑर्डर फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ऐसा जो ऑर्डर आया उसका मेन रीज़न है डिफरेंस इन एटॉमिक साइज ऑफ द हेलोजन। हेलोजन का जो एटॉमिक साइज डिफरेंट है, जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना बड़ा बॉन्ड बनेगा, और उतना कम स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड का, और जितना कम स्ट्रेंथ होगा उतना कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगेगा, और जितना कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। यही है ना, ठीक है, समझ में आ गया। उस हिसाब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा और सबसे कम रिएक्टिव ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, जैसे हेलो एल्केन का रिएक्शन मेटल सबके साथ अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ भी सारे मेटल के साथ तो रिएक्ट भी नहीं करता है, कुछ गिना चुना मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है जो हाईली रिएक्टिव है, और वो सब के साथ जो है इसका रिएक्शन अलग अलग होता है। तो इंडिविजुअली जो है हमको पढ़ना पड़ेगा कि किसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग लेंगे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे। क्यों कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में? क्योंकि मैग्नीशियम से रिएक्शन करने के बाद जो ये प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म वही होगा जो वहाँ बताए थे, मैकेनिज्म यहाँ भी वही होगा। क्योंकि ड्राई ईथर है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, और इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही ना, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करेगा और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लिखते थे? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या हो जाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बोलते हैं। ये हो गया हमारा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, कुछ भी रहेगा वो सब आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। समझ में आ गया? हैं? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये वाला रिएक्शन जो है नहीं होगा। ठीक है, क्लोराइड के केस में हमको ड्राई ईथर यूज नहीं करना है, रिएक्शन नहीं होता है। ये यूज करना है ड्राई ईथर के जगह पर THF यूज करना है। ठीक है, THF का फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, ये है THF का फुल फॉर्म। तो ड्राई ईथर के जगह हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को यूज करेंगे, तब ये रिएक्शन होगा। ठीक है, आ गया समझ में? हैं? बाकी ब्रोमाइड और आयोडाइड का रिएक्शन हो जाएगा ड्राई ईथर में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ब्रोमाइड दे देंगे तब फिर हमको THF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब हो जाएगा ड्राई ईथर से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तब बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें थोड़ा ये याद रखना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आयोडाइड लगा देंगे तो भी ड्राई ईथर से ही होगा। फिर क्लोराइड के लिए यहाँ पर याद, अल्काइल हैलाइड में नहीं, इस पे ये रखना है। ठीक है ना, एराइल क्लोराइड में हेलो अरीन जो बनेगा, मतलब क्लोरोबेंजीन में हम लोग को THF यूज करना है। ब्रोमोबेंजीन में, आइडोबेंजीन में ड्राई ईथर रखेंगे। ठीक है, आगे समझ में? ये हुआ मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, फ्लोरीन के साथ हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन कराते हैं, हर जगह अवॉइड करते हैं। ड्राई ईथर से ही होगा, लेकिन कंट्रोल होता नहीं हो तो बहुत खतरनाक रिएक्शन है। तो पहले हम लोग क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लेते हैं, तब ना फ्लोराइड बनाते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन सिखाए थे ना, बिना सेंडमेयर रिएक्शन के फ्लोराइड नहीं बनाते। समझ गए ना? क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाएंगे तभी फ्लोराइड बनेंगे। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी बना लो, उसके बाद ना हम लोग फ्लोराइड बनाते हैं। डायरेक्ट फ्लोराइड बनता है लेकिन बनाते नहीं हैं, क्योंकि वायलेंट रिएक्शन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो बहुत खतरनाक है। इसलिए वो जनरली देखोगे कहीं एग्जाम्पल में फ्लोराइड देते ही नहीं है, उसका कारण वही। ठीक है, क्योंकि उसका रिएक्शन जो है कंट्रोल करने के लायक नहीं होता है। तो हमेशा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बनाने के बाद हेलोजन एक्सचेंज कराने बताए थे ना, सेंडमेयर रिएक्शन के बाद। तो हेलोजन एक्सचेंज करवा करके
तब हम लोग बनाते हैं फ्लोराइड, ठीक है ना, सिल्वर फ्लोराइड को यूज करते हैं। याद आया? ये हो गया मेथड, हो गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन होगा। अब अगर हम सोडियम का यूज करेंगे, जिसका कि नाम हुआ था वुर्ज रिएक्शन, यहाँ हो जाएगा फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, ये दूसरा साइंटिस्ट, समझ गया? वो हुआ वुर्ज रिएक्शन, ये हो गया फिटिक रिएक्शन। अब यहाँ पर दो जो है इसको करवाएंगे ड्राई ईथर में। सिर्फ एक हेलोअरीन में याद रखना है, THF का यूज करेंगे, ठीक है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे। यहाँ से ACl इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। ACl इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इधर से ये फिर बेंजीन फ्री रेडिकल मिलेगा हमको, और इधर से दूसरा बेंजीन फ्री रेडिकल मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में शेयर कर लेगा तो डाइफिनाइल बन जाएगा। दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। ये हो गया फिटिक रिएक्शन, ये हो गया फिटिक रिएक्शन, इसका नाम क्या है? डाइफिनाइल। आ गया समझ में? क्लियर? अब जो है, अब तीसरा रिएक्शन आता है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। वुर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? एक हेलोअरीन होगा, दूसरा अल्काइल हैलाइड होगा। जैसे ये हेलोअरीन ले लिए तो इसको हम अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, ठीक है। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया क्या? इथाइल बेंजीन। ये क्या बन गया? इथाइल बेंजीन। अगर CH3 रहता तो टोल्यूइन हो जाता, CH3 रहता तो टोल्यूइन हो जाता। तो ये हो गया हमारा, क्लियर? और लिथियम के साथ रिएक्शन होगा, लिख लिया इसको, है? अब जब रिएक्शन होगा लिथियम के साथ तो देखोगे डिफरेंस होगा, ठीक है। मान लो कि ये क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन हम लोग लिथियम से करेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। ये भी ऑर्गेनो। अच्छा, ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है उसको ही सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी जो बनेगा वो सब ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में आएगा। तो ये जो बनेगा ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा
ड्राई ईथर है, लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक रहता है ना, तो इसके साथ लिथियम क्लोराइड बच जाएगा और एक लिथियम जो है इससे अटैच हो जाएगा, इसलिए 2 लिथियम लग गया। और साथ में जो है लिथियम क्लोराइड निकल जाएगा, समझ गए? इसलिए 2 लिथियम का यूज हो गया। ड्राई तरह है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है। और एक स्पेशल है, सिर्फ ये आइडोबेंजीन के साथ होता है। ये स्पेशल है आइडोबेंजीन, इसको उन्मान रिएक्शन बोलते हैं, नहीं उल्मान, इसको क्या बोलते हैं? उल्मान रिएक्शन। ठीक है, फिटिक रिएक्शन जैसे होता है ना, वैसे ही फिटिक रिएक्शन के तरह ही होता है। ये कॉपर हो गया, ठीक है, तो 2 टो जो है आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा CuI2 बन जाएगा, CuI2 बन जाएगा, ये निकल जाएगा और 2 फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा, तो डाइफिनाइल बन गया ये भी। तो इस मेथड से भी हम डाइफिनाइल बना सकते हैं, इसको बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। ये सिर्फ आइडोबेंजीन के साथ होता है, कॉपर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करना है, इसमें ड्राई ईथर का कोई यूज़ नहीं है, कॉपर पाउडर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हमको क्यूप्रिक आयोडाइड बनेगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर का वैलेंसी 2 हो रहा है, कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है, तो कॉपर का वैलेंसी जब 1 होता है तो क्यूप्रस बोलते हैं, और कॉपर का वैलेंसी जब 2 होता है तो क्यूप्रिक बोलते हैं। तो ये क्यूप्रिक आयोडाइड है, क्यूप्रिक आयोडाइड बनेगा और साथ में ये 2 आपस में जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म वही है जो बताए थे उसमें, फिटिक रिएक्शन में जो मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म रहेगा, इसलिए हम मैकेनिज्म लिखे नहीं हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है सिर्फ आयोडाइड के साथ होता है, ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है आइडोबेंजीन के साथ होता है। स्पेशल रिएक्शन है, नाम है उन्मान रिएक्शन, बस इतना ही ध्यान रखना है, मैकेनिज्म सेम है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स, कंप्लीट हो गया। अब आगे दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे।